आज का मुकाबला जिस पर हम चर्चा करेंगे उसमें एक चीज बहुत साफ है कि बहुत सारे लोग मैं आपके फीडबैक्स को लगातार देख रहा था, इस बात से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई जानकारी हमारे पास होती है, अगर कोई जानकारी हमारे पास अवेलेबल होती है तो उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों होती है और हम क्या इस तरह की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले और आज के अपने खास पैनल से मिलाने से पहले मैं एक इंटरव्यू आपको दिखाना चाहूंगा मेरे साथी नीता शर्मा का, जिन्होंने बात की है हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर से। मैं देखना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा क्योंकि एक डिबेट आप खबरों के जरिए देख रहे थे, वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर बनी हुई थी, वो फुटेज अवेलेबल है, वो फुटेज की बात की जा रही है। तो इन सब के बीच में नीता ने बात की वहां पर पुलिस कमिश्नर से, उसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं मिस्टर अनुराग शर्मा। मिस्टर अनुराग शर्मा, ये बताइए कि ये बहुत स्पेकुलेशन चल रहा था कि सीसीटीवी चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है। जो स्पॉट पे सीसीटीवीज थे वो क्या काम कर रहे थे? देखिए, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से 303 कैमरा लगाए गए थे। बेसिकली ये सब जो है ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए थे। उसमें से 265 जो हैं अभी काम कर रहे हैं और ये 265 में से एक वो कैमरा भी है जो कि दिलसुख नगर में स्पॉट पे लगा हुआ था। ये स्पेकुलेशन कि उसका तार काट दिया गया था, ये सही नहीं है। उसकी फुटेज हमारे पास में है और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें इस तरह की चर्चा है, जो रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं एमएचए तक, कि उसमें प्रिलिमिनरी ये देखा गया, संदिग्ध देखा गया है जो एक साइकिल लेकर आ रहा था और कुछ समय बाद वही शख्स विदाउट साइकिल दिख रहा है। इस तरह की खबरें क्या सच हैं? देखिए, इसके बारे में क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मैं आपसे कुछ कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। सर, बहुत सारे नाम चल रहे हैं चर्चा पे कि तबरेज ने ये किया, वकाश ने ये किया, इंडियन मुजाहिदीन ने, ये पिछले नाम हम पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं। तो क्या इन नामों की चर्चा या इनका जो लिंक है इन धमाकों से जुड़ रहा है? देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जब तक कोई कॉन्क्रीट क्लू नहीं मिलता है, तब तक किसी का भी नाम या किसी एजेंसी का नाम लेने में स्पेकुलेशन हर तरह से किया जाता है और हम लोग भी देखते हैं हम इस तरह का काम कौन करता है, बट लेकिन उसके ऊपर आप कंक्लूसिवली ये बेस नहीं कर सकते कि किसने किया है। सो वी आर एग्जामिनिंग, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड डेफिनेटली विल कम टू द बॉटम ऑफ इट। जो एक्सप्लोजिव था, किस तरह का एक्सप्लोजिव था? अमोनियम नाइट्रेट था और उसके साथ क्या था? ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था? Basically, it was ammonium nitrate. It normally is mixed with some kind of small quantity of either a combustible material or another explosive to trigger it off. So basically, that kind of thing was there. सर, अलर्ट के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, गृह मंत्री ने पहले दिन ही कह दिया था कि हमने 2-2 अलर्ट्स भेजे थे। तो क्या अलर्ट थे वो जो यहाँ तक पहुंचे थे और उस पर क्या कार्रवाई की गई थी? देखिए, जो 15 तारीख को एक अलर्ट हमारे पास आया था, उसके अंदर 4 शहरों के नाम थे: हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर, एंड कि यहाँ पर कुछ हो सकता है एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन। वी हैड टेकन ऑल काइंड्स ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कि मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किए थे, एंड डेफिनेटली वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, जिसकी वजह से कि हम मतलब ये कहा जाए कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलना चाहूंगा। मेरे साथ यहां पर आज भरत वर्मा साहब मौजूद हैं, एडिटर इंडियन डिफेंस रिव्यू। मेरे साथ जयदेव रानाडे जी मौजूद हैं जो कि फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं रॉ के। सुशांत सरीन है, एक जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट। प्रकाश जावड़ेकर है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ आबिद रसूल खान साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। लेकिन सबसे पहले मैं नीता के पास जाना चाहूंगा। नीता, बहुत सारे पॉइंट्स और डिबेट्स अब चालू हो गए, ना सिर्फ अलर्ट्स और अलर्ट्स की भूमिका को लेकर, और साथ में एनसीटीसी कोऑर्डिनेशन को आप दिल्ली में होम मिनिस्ट्री कवर करती है। आपको लगता है कि ये नए डिबेट्स के जो पॉइंट है ये अभी आगे और चलेंगे? बिल्कुल नहीं अभिज्ञान, जहां तक एनसीटीसी का सवाल है, गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल राजी नहीं हैं एनसीटीसी को लेकर। उसमें सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये तीनों नहीं चाहते हैं कि एनसीटीसी प्रेजेंट फॉर्म में फॉर्मुलेट किया जाए। उनका कहना है कि अगर एनसीटीसी बनाया गया तो वो राज्य के अधिकारों में हनन करेगा, इंटरफेयर करेगा। अरेस्टिंग पावर्स को लेकर डिबेट किया जा रहा है।
दूसरी तरफ एक तबका होम मिनिस्ट्री में खुद ऐसा है, उसका ये कहना है कि एनसीटीसी की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसका ये कहना है कि जो मल्टी एजेंसी सेंटर है इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत जो काम करता है, अगर उसे ही ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए तो एनसीटीसी जैसी एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो ये डिबेट जो है वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, अभी इसका हल इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। अभिज्ञान नीता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। आप करें कि इसका हल जल्दी निकलने वाला नहीं है। फैक्ट जो सही बात है वो कह रही है कि बहुत सारे राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो 2-3 हम कोशिश करेंगे एक बहुत कंस्ट्रक्टिव और इन्फॉर्म डिबेट हो यहां पर। आप लोग तमाम जानकारी चाहते हैं, वो 2 मुद्दों पर जुड़ी हुई है। एक कि आपके एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तरीके से आप राज्यों को जानकारी भेजें या कैपिटल्स के स्टेट कैपिटल्स के बारे में, उसके बाद क्या होता है, और दूसरा ये कि बड़ी तस्वीर में मैकेनिज्म क्या चेंज हुआ है, उसमें क्या तब्दीली आई। राणे साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे पुराने पॉइंट्स हैं, मैं अगर ईमानदारी से कहूं पुराने पॉइंट्स हैं जो वापस बहस में आ गए। इसमें एक बड़ा पॉइंट अभी भी है इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने का और उसको आगे देने का, और तीसरा उसके आगे लोगों को मिलने के बाद या कंसर्न्ड राज्यों या शहरों को मिलने के बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं। ये कितना अभी भी बहस का विषय है? मेरे ख्याल से इनमें वल्नरेबिलिटीज अभी भी बहुत हैं। बहुत है। पहली बात तो हमारी जो माइंडसेट है एजेंसीज का, वो उसमें बदलाव आना चाहिए। इट हैज टू बी मोर अग्रेसिव, यानी कि उनको इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालना चाहिए। जो आउटफिट्स हैं यहाँ पे या बाहर, उनको पेनिट्रेट करने का कोशिश करनी चाहिए, और उनका सर्वेलेंस जो है वो ज्यादा टाइट करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी आजकल मौजूद है। दूसरी बात है, जहां पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करके फिर आगे स्टेट्स में भेजते हैं, वहां पे प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, और जो एनालिस्ट है उनको उस सब्जेक्ट से काफी मतलब बहुत जानकारी होनी चाहिए। वो तो तभी होगा जब वो कई टाइम उस डेस्क पे या उस टेरिटरी को देखते रहे। और जहां तक स्टेट्स में जाने का सवाल है, एक तो है मैकेनिज्म की सेंट्रल मल्टी एजेंसी में भेज दें और वहां से जाएगा। दूसरी जो एजेंसीज हैं उनके भी ऑफिसेज हैं स्टेट्स में, तो उनको फॉलो अप करना चाहिए। उनको फॉलो अप करना चाहिए। और फिर स्टेट्स में भी जैसे मैं कहूं, ब्रेन हैज टू बी गिवन इंपॉर्टेंस ओवर ब्रॉन। आई मीन आजकल उनको उनके एजुकेशनल लेवल्स जो है मेन लाइन फोर्सेस के ऑन द ग्राउंड, उनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। एक बार फिर से इंटेलिजेंस के पॉइंट पर क्या बड़ी तब्दीली की हमें जरूरत है? मैं और आप पहले भी इस चर्चा में आ चुके हैं हैदराबाद के ब्लास्ट के बाद से कि आपने बड़ी चेंजेस या बड़ी तब्दीलियां क्या की। आपके ओपिनियन मुझे याद है, उस दिन आपने मेरे प्रोग्राम पे कहा था कि आपने ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से, सरकारी तंत्र के हिसाब से बड़ी तब्दीलियां की, इफेक्टिव नहीं है, कारगर नहीं है वो ग्राउंड पे। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो मानसिकता है वो मानसिकता स्पीड पोस्ट पर टिकी हुई है कि अफजल गुरु की हैंगिंग होती है और सरकार स्पीड पोस्ट से उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करती है, जबकि आप फोन उठा के यह लोकल पुलिसमैन वहां पर उसके घर के पास जाके बता सकता है। तो जो राणे साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मानसिकता पूरी चेंज होनी चाहिए। बिकॉज जो टेररिस्ट है वो यंग है और वो 21वीं सदी में है, वो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है आपके खिलाफ, ईमेल्स यूज कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, सब कुछ यूज कर रहा है। लेकिन आपकी मानसिकता, चाहे वो पुलिस हो, चाहे गवर्नमेंट के लोग यहां जो बैठे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बैठी हुई हैं बहुत पीछे। दे हैव टू मूव 2 steps फास्टर देन हिम। बट सबसे जो बड़ी चीज है इसमें, पूरे देश को एक पिक्चर समझना बहुत जरूरी है कि अगर भारत नक्शा अपना देखे और नक्शे के चारों तरफ देखे, इट इज सराउंडेड बाय इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हु आर सिटिंग ऑल अराउंड यू, राइट? और एक साइड में चाइना जो तानाशाही है। नाउ इनके बीच में साझगाट होना बहुत आसान है, बिकॉज देर अथॉरिटेरियन रिजीम्स इन मेनी फैशन। सो देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो भारत क्या उस चीज को समझ रहा है? क्योंकि अगर जैसे आईएम की बात होती है, मॉड्यूल्स की, कि कोई यूएई में, दुबई में बैठा हुआ है, कोई सऊदी अरेबिया से ऑफिस चला रहा है, तो क्या आपकी विदेश नीति इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकती? क्या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकती? पाकिस्तान मुझे समझ में आता है, पर ये चारों तरफ बैठे हैं, नेपाल के अंदर बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो मेरे पास सलमान खुर्शीद है पर मेरे पास विदेश नीति नहीं है, तो दिस इज माई प्रॉब्लम। तो अनलेस यू चेंज दैट,
thinking, you cannot grapple with the big picture. First you have to sort out the big picture कि ये मेरी threat है, क्योंकि ठीक है, वेस्टर्न और आप उस हिसाब से कितना अपने आप को बदल पा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं यहाँ पे आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पॉइंट्स ऑफ डिबेट, जो दलीलों के जो बहस का मसला है, वो पुराने पॉइंट्स ऑफ डिबेट नहीं है। बहुत सारी बातें आप लोगों के लीडर्स ने पार्लियामेंट में रखी। क्या बड़ा बदलाव है जो अब आप चाहते हैं देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर? हम चाहते हैं कि टेरर को टेरर के रूप में देखना शुरू करें। उसको मजहब या किसी आधार पे नहीं देखना चाहिए। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और दहशतगर्दी जो है, दहशतगर्दी को वैसे ही जवाब देना चाहिए और उसको कठोर कार्रवाई एक उपाय है। अब जो पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान से जो होता है वो सबको मालूम है, लेकिन हमने कहां से कहां तक गए। जब पिछला एक बार हमला हुआ था 26/11 के बाद, हमने एकदम उनसे संवाद समाप्त किया और शर्मिल शेख में तो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया और पूरा सारा वही वापस आया। पाकिस्तान किसी भी चीज में बाज नहीं आया। न उन्होंने हाफिज सईद का गुनाह माना, न लखवी का माना, न कोई आतंकी पाकिस्तान के होने के भी पहले न मान रहे थे, और बाद में उन्होंने आपको कोई सहयोग नहीं किया। ये साफ होने के बाद भी आप शर्मिल शेख में ऐसा स्टेटमेंट देते हो, तो ये जो नीति की अनिश्चितता है वो समाप्त करनी चाहिए। एक रवैया बिल्कुल आतंकवाद को आतंकवाद की निगाह से देखना चाहिए और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, पहली बात। ठीक है। दूसरा, उसमें भी मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सरकार जो शहीद हुए शर्मा इंस्पेक्टर एनकाउंटर में दिल्ली में, उनका सम्मान करेगी और दिग्विजय सिंह जाकर कहेंगे कि ये शहादत है या क्या है, उस पर आशंका उपस्थित करेंगे। जो मरे दहशतगर्दी उनके घर जाकर सहानुभूति दिखाएंगे। तो ये जो होता है तो उससे सिक्योरिटी बल का फोर्सेस का मनोबल गिरता है। ये टालना चाहिए। तो एक निश्चित दिशा और पार्टी और सरकार सबकी एक ही दिशा, ये होने की जरूरत है। दूसरा है एनसीटीसी का मामला है। हाँ, किसी ने भी विरोध नहीं किया है। मैं एनसीटीसी के पॉइंट पर आऊंगा, ये बहुत प्रोफेशनल। हाँ, मैं अभी तक ना सुशांत सरीन जी के पास जा पाया हूं, ना आबिद रसूल खान साहब के पास जा पाया। मुझे मजबूरी में लेना पड़ा एक छोटा सा ब्रेक। मैं वापस आऊंगा और एनसीटीसी के मामले पर स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वो बात है जो 26/11 के बाद से उठी थी और उसके बाद अलग अलग राज्यों की अलग अलग ओपिनियन। आप कहीं मत जाइएगा, मैं इसके बाद सुशांत सरीन साहब और अब्दुल रशीद खान साहब के पास आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हम सुशांत सरीन साहब के पास वापस जाने की कोशिश कर रहे थे बहुत देर से। सुशांत सरीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने रखा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि दो बड़ी बातों में इस डिबेट को बांध करके रखूं। एक ये जो कि टेरर इनपुट जब मिलता है या कोई अलर्ट मिलता है, उसके बाद आप क्या कार्रवाई कर पाते हैं? आपको लगता है जो बात रानडे साहब और भरत वर्मा कह रहे हैं अभी भी आपके इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और उससे आगे पहुंचाकर उस पर कोई एक्शन होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए अभिज्ञान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको पिछले 20-25 साल से पता है कि हमको क्या करना है और क्या हमको करने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ भी उसकी तरफ कदम नहीं उठाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, हमारे को कानून में फेरबदल करने हैं, सिस्टम्स में फेरबदल करने हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, तमाम और चीजें करनी है, लेकिन मेरे ख्याल जिस तरह की आपको एक तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि जिस तरह से आप इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वो आपको रोकना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम को पता भी है लेकिन हमको ये जो नया फिनोमिना है इसकी समझ भी नहीं है। हमारा एक नी जर्क रिएक्शन है कि पाकिस्तान ने करवाया होगा, ये आईएम के लोग हैं, वहां से आए होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका हाथ नहीं होगा या उनका हाथ है, लेकिन बात यह है
कि फिर आजकल का जो टेररिज्म है 21वीं सदी का, वो एक इंटरनेशनल फिनोमिना हो गया है। ये आपको कुछ पता नहीं ये आदमी कहां से आ रहे हैं, कौन है, इनके लिंक्स कहां पर जाके मिलते हैं। हमको डंबिंग डाउन जो होती है टेररिज्म की, वो नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से एक हमारे नॉर्मल लीजक रिएक्शन होता है। तो एक ये भी हमारे को जरूरत है, ये जो नया फिनोमिना है इसको समझने की जरूरत है। लेकिन आपको बोथ एट द लोकल लेवल और सेंट्रल लेवल पर आपके पास अगर इंफॉर्मेशन आती है, और राणा डे साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे, अगर अनलेस आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये मॉड्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ये एक्सपेक्ट करना कि कोई खुफिया एजेंसी उनमें बिल्कुल इन्फिल्ट्रेट कर लेगी, ये मेरे ख्याल थोड़ी हास्यात्मक स्थिति होगी। ये ऐसे होता नहीं है। आपको बेसिकली अंदेशे मिलते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस से, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से। उसको आपको डेवलप करना होता है, और जैसे राणा डे साहब कह रहे थे कि आपको उसका एनालिसिस करना होता है। लेकिन उसके बाद जो लेग वर्क होता है, जो बहुत बड़ा लेग वर्क और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको लोकल लेवल पे करना होता है। और वहां पर आपने उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग की ही नहीं है कि वो आप कर पाए। जहां जहां पर ये कैपेसिटी बिल्डिंग है, कुछ हद तक दिल्ली में है, स्पेशल सेल ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन जहां पर ये नहीं है वहां पर यू आर सिटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर आप कई बार प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। हाँ, मैं इसी पॉइंट पर खान साहब को लाना चाहूंगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लोकलाइज्ड स्तर होता है, और कई बार जब भी कोई इस तरह की आतंकवाद की घटना सामने आती है, उसके बाद ये डिबेट होता ही होता है। जो सरकारें हैं जिनका लोकलाइज्ड पुलिस का वो राज्यों की जिम्मेदारी होती है भारत के संविधान के तहत, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, भले जानकारी पहुंच जाए। और मैं यहां पर कोई भी, जैसे मैंने कहा, ये कंस्ट्रक्टिव डिबेट है कि किसकी गलती, कैसी गलती, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। खान साहब जी, पहले तो बड़ा अच्छा डिबेट है आपका, और बहुत अच्छे यहाँ पे सुझाव मिल रहे हैं। जो आज यहाँ के हर पैनलिस्ट बोल रहा है, वो कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है पुलिस फोर्स के लिए, और जो डेटा है हमको इकट्ठा करना है, चाहे एयरपोर्ट से हो या पोर्ट से हो या आर्म फोर्सेस के पास जो इंफॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर पे मिलती है, और उसी तरीके से जो पुलिस स्टेशंस में मिलती है, इसको एक नेशनल ग्रिड में लाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट और टेररिज्म के खिलाफ अपना इंफॉर्मेशन जमा करे, और जहां भी जरूरत हो वो इंफॉर्मेशन एक क्लिक ऑफ बटन के ऊपर हमें पहुंचाए। दूसरी चीज बहुत जरूरी यह है कि जब भी कहीं एक धमाका होता है या कहीं बम ब्लास्ट होता है या कोई टेररिस्ट एक्शन होता है, तो हमें एक सोच बना लेते हैं, वो सोच नहीं बनाना चाहिए। हमको पुलिस और उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को फ्री हैंड देना चाहिए कि भाई आप हर तरीके का प्रोब कीजिए, और जो इसमें जिम्मेवार हैं उनको आप पकड़िए, क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल जो एक इंट्रूजन होता है कि भाई ये सोच है या ये है या हम इस पे सस्पेक्ट कर रहे हैं, इस पे एक पुलिस फोर्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। और अगर जब उनको डिमोरलाइज करना शुरू करते हैं तो उससे और जी और उसमें नुकसान होता है। आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसा हमारे प्रकाश जी बताए, टेरर के साथ कोई नाम नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, और मगर हम हर वक्त ये बात करते हैं कि टेरर क्रॉस बॉर्डर है या कोई और मुल्क से आ रहा है, जैसा बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, तो ये टेरर को तो हम लड़ना ही चाहिए, और बड़े जुस्तजू से और एक दूसरे का साथ देकर पॉलिटिकल विल के साथ लड़ना है। साथ में हमें यह भी सोचना है कि टेरर हमारे मुल्क में खुद मौजूद है, चाहे वो आप इंडियन मुजाहिदीन को ले लो या सिमी को ले लो या अभिनव भारत ले लो, या नहीं है तो आप दूसरे जो सनातन संस्था ले लो, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का हम बड़े गंभीरता से सोचना है और इनका मुकाबला करना है। खान साहब, मैं ले रहा हूं यहाँ पर मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक में वापस आऊंगा। उसके बाद में 2 पॉइंट रखना चाहूंगा यहाँ पर आप सब। एक एनसीटीसी की हम बात करेंगे, और दूसरा सारी बातें जो कही जा रही है ये कुछ भी नई नहीं है। ये जितनी भी संभव बहस आतंकवाद से जुड़ी मैं कर चुका अपने कार्यक्रम में, तमाम लोगों ने की होंगी, मेरे कोई एक्सेप्शन नहीं है यहां पर। ये सारे वही पॉइंट्स है कि एक सिस्टम हो, पुलिस मॉडर्नाइज हो, जो कि रिफॉर्म्स करते नहीं देश के पॉलिटिकल क्लास के लोग, कंप्यूटराइजेशन हो सिस्टम्स का, पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए जांच करने के लिए, कोई भी नए पॉइंट्स नहीं है। फिर ऐसा होता क्यों नहीं है? इनमें से एक पॉइंट है एनसीटीसी का, उस पर हम जरूर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि ये सारे तरीकों और तब्दीलियों की जब चर्चा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीटीसी की जो बात है, आप सब जानते हैं बहुत पहले से उठ रही है, लेकिन इसकी तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने इसका विरोध किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं एनसीटीसी के पॉइंट पर? मैंने आपसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा इस पॉइंट पर। ऐसा है, एनसीटीसी का मूल मुद्दा जो है कि भाई इंटेलिजेंस का प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन, कोलेशन और यूज होना चाहिए, इस पर किसी का विवाद नहीं है। तो वो प्रोफेशनली करने के लिए एनसीटीसी शब्द का कोई थोड़ा ही ना विरोध कर रहा है, लेकिन उसके एवज में, उसके आड़ में आप राज्य के पुलिस को इतला न देकर केंद्रीय एजेंसी सीधा कार्रवाई करेगी, ये जो प्रोविजन ला रहे थे, इसको सभी राज्यों ने विरोध किया। ये केवल बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये सभी दूसरे पार्टियों के और उनके मित्र दल जो है, उनके सरकारों ने भी विरोध किया। तो मुद्दा ये है कि ये सरकार को अब समझना चाहिए कि इसको अगर सार्थक करना है तो एक बड़ा नेटवर्क कोऑर्डिनेशन का, देखो आखिर अमेरिका ने वो जो ओसामा बिन लादेन को कैसे ढूंढा, उसकी जो कहानी है वो रोमांच खड़ी करती है, रोंगटे खड़ी करती है, क्योंकि उन्होंने कैसे कैसे ट्रेस जमा किए और कहां से कहां इंटेलिजेंस की कमाल एक दिखाई। तो इस तरह से हमें इंटेलिजेंस को बहुत अपग्रेड करना है, हर स्तर पर अपग्रेड करना है, और इसको किसी का भी विरोध नहीं है। और अच्छा कोऑर्डिनेशन, और राज्यों के अनेक एजेंसियां, केंद्र की अनेक एजेंसियां, आर्मी की अनेक एजेंसियां, और उन सबका एक कोऑर्डिनेशन से बहुत इफेक्टिव उसका जानकारी को छानकर एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस समय पे पहुंचे, इसको किसी का विरोध नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आड़ में जो 2-3 प्रोविजन थी, उसको विरोध था। तो सरकार ये मान जाए और प्रोफेशनल एक खाका तैयार करे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। भरत वर्मा, एक क्विक पॉइंट आपसे और आनंद साहब चलूंगा, उसका सुशांत शरीफ से, कि एनसीटीसी के स्ट्रक्चर में जिन पॉइंट्स पर विरोध हो रहा है वो आप सब जानते हैं, जो प्रकाश जावड़ेकर ने जिसको हाईलाइट किया, क्या ये इस विरोध के पॉइंट को हटाकर आप एक नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन एजेंसी जैसी कोई संस्था बना सकते हैं? मतलब मैं एक नाम दे रहा हूं, टेररिज्म नाम नहीं है। पहली चीज यह है कि अगर एनसीटीसी बनती है तो इतने सारे जो एडिशनल सेक्रेटरीज फालतू घूम रहे हैं नई नई ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन विल यू ड्रॉप? बिकॉज द टैक्स पेयर इज पेइंग फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट यू क्रिएट एंड विच बिकम्स इनइफेक्टिव। ठीक है। सेकंड, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी और उसके टास्क क्या होंगे, दैट हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड। थर्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईबी के अंदर नहीं होनी चाहिए। आईबी का इंटेलिजेंस का जॉब है, वो इंटेलिजेंस करे। एनसीटीसी आप सेपरेट खड़ी करिए, एंड इट विल, आईबी कैन नेवर, नो इंटेलिजेंस एजेंसी शुड एवर बी गिवन अरेस्टिंग पावर्स, बिकॉज देन यू विल बिकम क्रेमलिन। नहीं, ठीक है, और बीजिंग। यू आर अ डेमोक्रेसी, नो इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड कैन अरेस्ट। इंडिया शुड फॉलो दैट डेमोक्रेटिक। दीज वर द ऑब्जेक्शंस। बट मेन चीज है कि आपकी सरकार इतनी ब्लोटेड होती जा रही है, विद एवरीबडी इज एन एडिशनल सेक्रेटरी। आपने एनआईए खड़ी कर दी, ये खड़ी कर दी, तो आप ड्रॉप क्या करेंगे इसको खड़ा करने के लिए? क्योंकि पैसा टैक्स पेयर आपका, मेरा, उसका जा रहा है। जयदीप राणा जी, जो पॉइंट है कि साहब सरकार, जो राज्य की सरकारें हैं, उनके पुलिस कि उनकी फंक्शनिंग के साथ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट का, टकराव का पॉइंट है, क्या ये वैलिड पॉइंट है? और क्या जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम जो भी बने, उसके बाद आप इस पॉइंट को अलग रखकर भी उसको कारगर इफेक्टिव कर सकते हैं? इसमें जो एनसीटीसी का जो पॉइंट आपने रेज किया है, उस पर जरूर डिस्कशन होनी चाहिए, गंभीर डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंस कलेक्शन एजेंसी को एग्जीक्यूटिव पावर्स दें, यानी कि आदमी को अरेस्ट करना या उसको उठा के कहीं इंटरोगेशन के लिए ले जाना, तो वो उस बेसिस पे करता है जो नेसेसरली कोर्ट में स्टैंड अप ना करे। इंटेलिजेंस जो है रॉ भी होती है, इन्फ्रेंस से भी होती है, और सॉलिड भी होती है। तीनों टाइप की इंटेलिजेंस एनसीटीसी में आएगी। तो मैं तो ये जो भरत वर्मा साहब कह रहे हैं उनके बिल्कुल सहमत हूं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है एनसीटीसी के साथ नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है। सेकेंडली, हाउ टू गेट ओवर इट, लेट द स्टेट पुलिस बी इन्वॉल्व विद द एनसीटीसी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन अ पर्टिकुलर इंक्वायरी इज हैपनिंग। एंड मतलब आप कह रहे वो दोनों तालमेल के साथ काम करें, तालमेल के साथ करें, ताकि वो लोग देख सके कि
जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और पीनल कोड के प्रोविजंस हैं वो मतलब इंटैक्ट रहे। हम वक्त एक छोटे से ब्रेक में वापस आएंगे। तो ये एनसीटीसी के पॉइंट पर मैं सुशांत सरीन और खान साहब से भी क्विक कमेंट चाहूंगा, मेरे पास वक्त कम होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनआईए के बाद मैं फिर ये पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने कि ये पुरानी बहस है, बहस मूलतः उसका स्ट्रक्चर, उसकी रूपरेखा क्या हो, उसको लेकर बहुत लंबे समय से उठ रही है। मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे पास वाकई आज इस कार्यक्रम में वक्त की बहुत ज्यादा कमी। सुशांत सरीन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीटीसी पर चूंकि बहस हो रही है और जैसे मैंने कहा कि एनआईए बनने के बाद से ये पुरानी बहस है, उसके स्ट्रक्चर में आपने भरत को और रानडे साहब को सुना, उसके स्ट्रक्चरिंग में क्या ऐसा हो जाए जो मौजूदा उसकी खिलाफत करने के पॉइंट्स हैं वो हटे और फिर भी आपको एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी मिले इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सही व्यवस्थित तरीके से देने लेने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि एनसीटीसी की बहुत जरूरत है ताकि आप इस तरह का कोऑर्डिनेशन कर सकें, लेकिन प्रॉब्लम उसके स्ट्रक्चर की तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। असली मसला ये है कि अगर सरकार जो केंद्र की है वो किसी भी केंद्र की एजेंसी का मिसयूज करे, अपने जो विरोधी दलों की सरकारें हैं प्रोविंसेस में उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए, सबसे बड़ी जो ट्रस्ट डेफिसिट वो ये है। बाकी देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, कल को अगर बीजेपी केंद्र में सरकार बनाती है तो बीजेपी एनसीटीसी को एडवोकेट करेगी, कांग्रेस उसको अपोज करेगी अपने राज्यों में, तो ये तो एक राजनीतिक जो है रस्साकशी चलती रहेगी। लेकिन जहां तक ये ब्लोटेड गवर्नमेंट की भरत वर्मा जी ने बात की, उस पर मेरे थोड़ा सा इख्तलाफ है। देखिए, अब हम अमेरिका की दुहाई देते रहते हैं कि अमेरिका ने कैसे इतना तंत्र बनाया। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हजारों नई नियुक्तियां की गई, हजारों, दसियों हजार नियुक्तियां की गई अमेरिका के अंदर इंटेलिजेंस की एप्रिसिएशन के लिए, नंबर वन। नंबर दो, सैकड़ों ऐसी जगहों पे उन्होंने अपने लोकेशंस बनाई जहां पर से वो मॉनिटर कर सकते हैं, अंदर भी, अमेरिका के अंदर और बाहर भी। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी जरूर है, लेकिन वो बेमानी चीजों में आपने ब्लोटेड की हुई है। तीसरी इसमें प्रॉब्लम ये है जो आपको ये देखना पड़ेगा, जहां तक अरेस्ट पावर्स का है, आई एम इंडिफरेंट टू इट, लेकिन देखिए एफबीआई जो है उसके पास अरेस्टिंग पावर्स भी हैं और वो इंटेलिजेंस कलेक्शन भी करती है। जब उसको किसी के ऊपर संदेह हो तो वो उसके पूरा एक तंत्र बनाती है और उसके ऊपर इंटेलिजेंस कलेक्ट भी करती है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास रहेंगी, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आपको इन एजेंसीज का मिसयूज बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार एक ऐसी हो जहां पर नौकरी से ज्यादा रिटायरमेंट की बाद की नौकरी की होड़ लगी हो सीनियर अधिकारियों की, उस सरकार से कुछ भी एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल बेमानी है। ये सरकार वो है कि इट इज फॉर द रिटायर्ड ऑफिसर, बाय द रिटायर्ड ऑफिसर, ऑफ द रिटायर्ड ऑफिसर। तो ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स की जो माफिया बना हुआ है, इसको जब तक आप फेरबदल नहीं करेंगे, आपका ये राजनीतिकरण आप खत्म नहीं कर पाएंगे। मेरे पास 40 सेकंड समय, एक आखिरी पॉइंट खान साहब आपसे, क्योंकि ये जो नेशनल स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, कोई भी उस तरह की एजेंसी की, उसमें जो मेन पॉइंट ऑफ विरोध है वो राज्य के पुलिस की के साथ पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। क्या आपको लगता है यह विरोध बाकी बातचीतों के पॉइंट से दूर हो सकता है? देखिए, पहले तो हम ये बता रहे हैं कि यूएस जो काउंटर टेररिज्म कर रहा है बड़ा अच्छा है और वहां पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं ये बताता चलूं कि जो ये एनसीटीसी का जो एक्ट बना है और जो इसका एक प्रपोजल बना है, ये यूएस के एजेंसीज और यूनाइटेड किंगडम्स, इंग्लैंड के एजेंसीज को सामने रखते हुए बनाया गया। दूसरी चीज ये है कि जो बार बार ये बोला जा रहा है कि सेंटर इसको मिसयूज करेगा और स्टेट्स के अंदर इसको इस्तेमाल करेगा एजेंसी को, तो यहां पे हमको ये सोचना है, क्या पुलिस मिसयूज नहीं हो सकती है? क्या सीबीआई मिसयूज नहीं हो सकती है? क्या एनआईए मिसयूज नहीं हो सकती है? तो इस तरीके से जब हम एक टेरर के साथ लड़ रहे हैं, हो रही है, वो दूसरी बात है, अलग बात करेंगे वो बाद में, मगर यहां पे जब हम टेरर से लड़ रहे हैं तो वहां पे हमको ये चीजों को बाजू रख के ये सोचना है कि भाई एक एजेंसी ऐसी चाहिए जो टेरर के बारे में अपना पूरा
दिमाग लगाए और वो टेरर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और मैं जहां खान साहब जरूरत है, आपसे टेरर माफी को चाहूंगा, arrest बल्कि करे। पूरे पैनल से आज मैं- माफी चाहूंगा। मेरे पास वक्त की समस्या थी, लेकिन मैं जाते थे सिर्फ इतनी सी बात आपसे कहूंगा कि ये बहस अभी यहां खत्म नहीं हो रही है कि तरीका इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने का क्या क्या हो सकता है, उसकी बहस पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। तो ये एक उस बहस का छोटा सा महज पड़ाव ही है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, शुक्रिया।